मेरा नाम आरोही है। हाँ, वही आरोही जिसके बारे में आप शायद अखबारों की सुर्खियों में पढ़ चुके होंगे या टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ में देखा होगा। लेकिन जो आप नहीं जानते वो ये है कि मेरी ज़िंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी लोग सोचते हैं। लोग कहते हैं कि मैं किस्मत वाली हूँ, कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, खूबसूरती, पैसा, शोहरत, नाम। लेकिन क्या आपको पता है चमक धमक के पीछे कितना अंधेरा छुपा होता है? मैं एक छोटे से कस्बे उत्तराखंड के रानीखेत की रहने वाली हूँ। बचपन से ही मेरी माँ मुझे कहती थी, आरोही सपने देखो, पर इतने बड़े मत देखना कि आंखें खोलते ही टूट जाएं। लेकिन मैंने हमेशा बड़े सपने देखे, पढ़ाई करने के, अपने पैरों पर खड़े होने के, और सबसे बड़ी बात, अपनी एक पहचान बनाने के। मेरे पापा सेना में थे, एक सख्त इंसान जिनकी आवाज़ सुनते ही मोहल्ले के बच्चे भी चुप हो जाते थे। लेकिन मेरी दुनिया सिर्फ मेरी माँ थी। उनका प्यार, उनकी दुआएं और उनकी मीठी सी डांट ही मेरी ताकत थी। जब मैं 14 साल की थी तब एक हादसे में पापा हमें छोड़कर चले गए। उसी दिन मेरी मासूमियत भी जैसे खत्म हो गई। पढ़ाई में मैं हमेशा अव्वल थी और शायद इसी वजह से मुझे देहरादून के एक बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। माँ ने मेरे बैग में कुछ जोड़ी कपड़े, कुछ किताबें और एक छोटे से लिफाफे में 500 रुपये रखकर मुझे विदा किया। आरोही, अपने सपनों को सच करना, लेकिन अपनी पहचान कभी मत खोना, उन्होंने कहा था। देहरादून आकर मुझे पहली बार लगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। हॉस्टल की भीड़, क्लासेस का दबाव और हर जगह चमकती हुई नई नई चीज़ें देखकर मेरा मन अक्सर डर जाता था। लेकिन तभी मेरी मुलाकात हुई रिद्धि से, एक ऐसी लड़की जो मेरी बिल्कुल उलट थी। वो बोल्ड थी, कॉन्फिडेंट थी और सबसे बड़ी बात, उसे लोगों से घुलना मिलना आता था। उसने मुझे सिखाया कि इस नई दुनिया में टिके रहने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्टनेस भी चाहिए। रिद्धि के साथ रहते रहते मैंने खुद में बदलाव महसूस किया। मेरी हिचकिचाहट कम होने लगी, मैं खुलकर बोलने लगी और सबसे बड़ी बात, मैंने खुद पर भरोसा करना सीख लिया। लेकिन कॉलेज के दूसरे साल में मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी। वो दिन मुझे आज भी याद है जब कॉलेज के एक इवेंट में मेरी मुलाकात कबीर से हुई। कबीर, देहरादून का सबसे अमीर बिजनेसमैन का बेटा, जो अपनी कार से लेकर घड़ी तक सब कुछ ब्रांडेड रखता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। मुझे नहीं पता कब उसकी बातें, उसकी मुस्कान और उसका साथ मेरी आदत बन गया। कबीर मुझसे अलग था। वो मुझे उस भीड़ से निकालकर एक ऐसी दुनिया में ले गया जहां सिर्फ हम दोनों थे। देर रात तक लंबी बातें, कॉलेज के कोनों में छुपकर मिलना और उसके साथ बिताए हर लम्हे ने मेरी जिंदगी को किसी फिल्म जैसा बना दिया था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये फिल्म इतनी जल्दी एक डरावना मोड़ ले लेगी। एक शाम जब हम दोनों मसूरी घूमने गए थे, कबीर ने अचानक कहा, आरोही, अगर मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूं तो? मैंने हंसते हुए कहा, तो मैं उसे जानने की कोशिश करूंगी। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, उसकी आंखों में डर था। उसने कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि हम साथ रहें। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही दिन हॉस्टल लौटते समय दो बाइक सवार लड़कों ने मेरा रास्ता रोका और धमकी दी, कबीर से दूर रहो वरना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि कबीर की दुनिया उतनी साफ नहीं थी जितनी वो दिखती थी। मैंने कबीर से पूछा तो उसने साफ साफ कहा, आरोही, मेरे पापा के धंधे में सब कुछ साफ नहीं है, बहुत दुश्मन है हमारे, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। उसके शब्दों ने मुझे डरा भी दिया और उससे और करीब भी कर दिया। कुछ हफ्ते बाद कॉलेज में वार्षिक फेस्ट था। उस दिन कबीर ने मुझे प्रपोज किया, सबके सामने, घुटनों पर बैठकर, गुलाब का फूल लेकर। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। मैंने भी हाँ कहा, क्योंकि उस वक्त मुझे लगा प्यार ही मेरी दुनिया है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी रात जब हम दोनों हॉस्टल के बाहर कॉफ़ी पी रहे थे, अचानक गोली चलने की आवाज़ आई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मुझे समझने का मौका भी नहीं मिला। कबीर ने मुझे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया और खुद मेरे सामने गिर पड़ा। खून, सर्द रात और उसकी डरी हुई आंखें, वो दृश्य आज भी मेरी नींदें उड़ा देता है। कबीर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो नहीं बचा। मेरी दुनिया उसी वक्त बिखर गई। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। पुलिस आई, केस हुआ, लेकिन हर सबूत मिटा दिया गया। किसी ने कहा ये बिजनेस राइवल्स का काम था, किसी ने कहा ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन मैं जानती थी कि ये एक साफ साफ प्लान किया हुआ मर्डर था। कबीर के जाने के बाद मैं टूट चुकी थी। मैंने कॉलेज छोड़ दिया, हॉस्टल छोड़ा और वापस रानीखेत लौट आई। लेकिन वहाँ भी लोगों की बातें पीछा नहीं छोड़ती थीं। देखा, बड़े लोगों से रिश्ता जोड़ने का नतीजा यही होता है। माँ ने मुझे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हर दिन और चुप होती चली गई। उस समय मुझे समझ आया कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत खुद को संभालने की होती है, क्योंकि लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपके दिल में क्या तूफान चल रहा है। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं खुद को इस दर्द में ख़त्म नहीं करूंगी। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी की और दिल्ली आकर न्यूरोसर्जरी में दाखिला लिया। पढ़ाई ने मुझे फिर से जिंदा किया। सालों बाद जब मैं दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में काम कर रही थी, तभी एक दिन मेरे पास एक केस आया। एक एक्सीडेंट का केस था। एक आदमी को गंभीर चोट लगी थी। जब मैंने ऑपरेशन थिएटर में उसका चेहरा देखा तो मेरा दिल रुक सा गया। वो कबीर था, जिंदा लेकिन बेहोश।
मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। इतने सालों तक वो जिंदा था, लेकिन उसने मुझे क्यों नहीं ढूंढा। ऑपरेशन सफल हुआ और जब वो होश में आया तो उसकी आंखों में वही गहराई थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी दूरी भी थी। तुम जिंदा हो, मैंने फुसफुसाया। उसने धीरे से कहा, आरोही, मैंने तुम्हें बचाने के लिए खुद को मरने दिया। मेरे दुश्मन अब भी मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब मैं वापस नहीं जा सकता। महल के बड़े दरबार में उस रात सन्नाटा गहरा था। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं, जैसे आने वाले तूफान का इशारा दे रही हों। महल की सीढ़ियों पर खड़ी अनन्या की आंखें अब भी दरवाजे की तरफ टिकी थीं, जहां से कुछ ही देर पहले विक्रम और आरोही एक साथ बाहर निकले थे। उसकी आंखों में सवाल थे, गुस्सा था, और उससे भी ज्यादा दर्द। ये क्या हो रहा है विक्रम, मेरी बहन के साथ? अनन्या के होंठ बुदबुदाए, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि दीवारें भी उसे सुनने में नाकाम रहीं। उधर विक्रम का चेहरा पढ़ना नामुमकिन था। वह चुपचाप सीढ़ियों से उतरकर महल के बाग की तरफ बढ़ गया और उसके पीछे पीछे आरोही भी चली गई। दोनों की परछाइयां हल्की रोशनी में मिट्टी सी दिखीं, लेकिन अनन्या के सीने में जलन और भी गहरी होती गई। आरोही ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर उसके दिल की धड़कनें अब तेज हो चुकी थीं। उसे पता था, जो राज वह अपने दिल में छुपाए बैठी है, अगर जरा भी बाहर आ गया तो उसका और उसकी बहन अनन्या दोनों का जीना मुश्किल हो जाएगा। आरोही, तुम जानती हो ना, तुम्हें कब तक चुप रहना है? विक्रम ने धीमी आवाज में कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। लेकिन ये और कब तक चलेगा विक्रम? मैं अब और नहीं। आरोही की आंखें नम हो आईं। तुम बस मेरी बात मानो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। विक्रम की आवाज में ठंडक थी, मगर उसमें एक ऐसा डर भी छुपा था जिसे वह जाहिर नहीं करना चाहता था। महल के भीतर अनन्या अपने कमरे में बैठी आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, क्या उसकी बहन की मासूमियत के पीछे कोई और खेल चल रहा है? और विक्रम, क्या वह सचमुच वैसा इंसान नहीं है जैसा उसने सोचा था? रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन नींद महल के किसी भी कमरे में नहीं थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही महल में हलचल मच गई। नौकर चाकर इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे और रसोई में पकने वाली चाय की खुशबू पूरे महल में फैल चुकी थी, मगर इन खुशबुओं के बीच डर का एक अजीब सा माहौल भी था। अनन्या बीबी, नौकरानी धीरे से कमरे में दाखिल हुई। रानी माँ ने आपको बुलाया है, तुरंत। अनन्या ने बिना कुछ कहे अपनी आंखों में बचे आंसुओं को पोंछा और सीधी होकर खड़ी हो गई। दिल के अंदर डर का एक बोझ था, लेकिन चेहरे पर उसने वही पुराना नकली आत्मविश्वास ओढ़ लिया था। दरबार में पहुंचकर उसने देखा, विक्रम वहां पहले से मौजूद था और उसके साथ आरोही भी खड़ी थी। आरोही का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें नींद से नहीं, बल्कि किसी गहरे डर से सूजी हुई थीं। ये कैसी बातें चल रही हैं महल में? रानी माँ की आवाज में गुस्सा और तिरस्कार दोनों थे। अनन्या, तुम्हें कुछ कहना है? अनन्या ने एक लंबी सांस ली, फिर धीमे स्वर में कहा, माँ, मैं सच जानना चाहती हूँ। विक्रम और आरोही के बीच आखिर हो क्या रहा है? विक्रम ने अनन्या की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसकी आंखों में ऐसा अंधेरा था जो किसी को भी डरा दे। आरोही ने कांपते हुए होंठ खोले, दीदी, प्लीज, मुझसे सवाल मत करो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह वहीं बैठ गई। महल में सन्नाटा गहरा गया। रानी माँ की आंखों में भी अब सवाल थे, लेकिन उनके चेहरे पर कठोरता बरकरार थी। उस रात महल की छत पर खड़े विक्रम ने दूर आसमान की ओर देखा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसका दिल किसी जलते रेगिस्तान की तरह तप रहा था। उसे पता था, समय उसके हाथ से निकल रहा है। विक्रम, पीछे से आए आवाज ने उसे चौंका दिया। वह मुड़ा तो सामने अनन्या खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें नफरत की चिंगारियां भी चमक रही थीं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विक्रम? अनन्या की आवाज कांप रही थी। तुम नहीं समझोगी अनन्या, विक्रम ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। तो समझाओ, क्या राज है ऐसा जो तुम हमसे छुपा रहे हो? और आरोही, वो क्यों हर वक्त डरी रहती है? विक्रम ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके होंठ खामोश रहे। वह बस इतना कह सका, कभी कभी सच बोलने से ज्यादा जरूरी उसे छुपाना होता है। अनन्या का दिल और भी टूट गया। वह वहां से चली गई, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उधर आरोही का हाल और भी बुरा था। अपने कमरे में बंद वह आईने में खुद को देख रही थी, पेट पर हाथ रखे हुए, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। क्या करूं मैं? किससे कहूं? उसकी आवाज फुसफुसाहट में खो गई। दरवाजे पर दस्तक हुई। वह संभलने की कोशिश करती, तब तक दरवाजा खुला और रानी माँ अंदर आ गईं। ये क्या हो रहा है आरोही, कुछ छुपा रही हो तुम हमसे? आरोही ने नजरें झुका लीं। मैं कुछ नहीं जानती, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो यकीन नहीं था जो होना चाहिए था। रानी माँ की आंखें उसे घूर रही थीं। उन्हें लग रहा था कि महल की इज्जत पर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दिन गुजरते गए, लेकिन सवाल जस के तस खड़े रहे। अनन्या की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, आरोही का डर गहराता जा रहा था, और विक्रम की खामोशी अब महल के लिए जहर बनती जा रही थी। एक शाम जब तूफान आया, महल की गलियों में एक पुराना कागज उड़ता हुआ अनन्या के कमरे तक पहुंचा। उसने उसे उठाया तो उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। कागज पर लिखा था, अगर सच जानना है तो आधी रात को पुराने खंडहर में आओ, अकेली।
अनन्या के हाथ कांप गए। उसने तय कर लिया कि वो जाएगी, चाहे कुछ भी हो। रात के ठीक 12 बजे अनन्या उस खंडहर में पहुंची जहां हवा का हर झोंका जैसे किसी अनजाने डर का इशारा कर रहा था। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। उसने मुड़कर देखा, विक्रम वहां खड़ा था। उसकी आंखों में वही गहरा अंधेरा, वही बेचैन खामोशी। तुम यहाँ क्यों आए हो विक्रम? अनन्या ने आवाज ऊंची की। क्योंकि अब वक्त आ गया है अनन्या। विक्रम की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी थकान भी थी। किस बात का वक्त? विक्रम ने उसकी आंखों में देखा, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन तभी दूर से किसी के चीखने की आवाज आई, आरोही की। अनन्या दौड़ पड़ी, विक्रम भी उसके पीछे पीछे। खंडहर की अंधेरी दीवारों में गूंजती वो चीखें सब कुछ बयां कर रही थीं, लेकिन वहां पहुंचकर जो नजारा था, उसने दोनों के पैरों तले जमीन खींच ली। आरोही जमीन पर पड़ी थी, आंखें डरी हुई और होंठ कांप रहे थे। उसके पास एक कागज का टुकड़ा पड़ा था, जिस पर खून से लिखा था, सच बाहर आना चाहिए, चाहे कीमत कुछ भी हो। यूं यही कहानी थम जाती है। हवा में रहस्य और खामोशी दोनों घुल जाते हैं। न अनन्या को जवाब मिलता है, न विक्रम कुछ कह पाता है, और न ही आरोही अपने डर को जुबान दे पाती है। सवाल वहीं खड़े हैं, जैसे किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रहे हों। बरामदे में खड़ी अनन्या की सांसें तेज थीं। विक्रम की आंखों में गुस्सा, दर्द और सवाल तीनों तैर रहे थे। उसने धीरे से कदम बढ़ाए और अनन्या के सामने खड़ा हो गया। तुमने ऐसा क्यों किया अनन्या? मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें आग थी। अनन्या ने कांपते होंठ खोले। विक्रम, मैं मजबूर थी। तुम्हें समझाने की कोशिश की थी मैंने, पर हालात। विक्रम ने कड़वाहट से हंसी उड़ाई। या फिर तुम्हारे दिल में अब भी वही डर बैठा है जो उस रात बैठा था? अनन्या की आंखें भर आईं। वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाई। तभी पीछे से आरोही की हल्की सी आहट हुई। वो दरवाजे के पास खड़ी थी, उसके चेहरे पर घबराहट और आंखों में वो डर, जैसे कोई बहुत बड़ा राज छिपाने की कोशिश कर रही हो। विक्रम ने मुड़कर उसे देखा। और तुम क्या छुपा रही हो आरोही? क्यों तुम्हारा चेहरा हमेशा इतना डरा हुआ रहता है? आरोही ने जल्दी से नजरें झुका लीं, पर उसके कांपते हाथ उसकी बेचैनी बता रहे थे। मैं कुछ नहीं छुपा रही। उसकी आवाज बेहद धीमी थी, पर अनन्या ने गौर किया, उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही। रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे घर को निगलने लगा था। बरामदे में खामोशी फैल चुकी थी, लेकिन तीनों के दिलों में उठते तूफान को कोई रोक नहीं पा रहा था। अनन्या अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, क्या सच में सब कुछ खत्म हो चुका है? विक्रम के चेहरे पर उभरा दर्द उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वहीं दूसरी तरफ आरोही आईने के सामने खड़ी थी, अपनी शक्ल देख रही थी, आंखों में आंसू और होठों पर कपकपी। उसने पेट पर हाथ रखा और धीरे से फुसफुसाई, अब सच ज्यादा देर तक नहीं छुप सकता, अब नहीं। सुबह होते ही घर में एक अजीब सी बेचैनी थी। नाश्ते की टेबल पर सब मौजूद थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तभी विक्रम की नजरें अचानक आरोही पर पड़ी, जिसने एक घूंट भी नहीं खाया था। आरोही, तुम ठीक हो? विक्रम ने हल्की आवाज में पूछा। आरोही ने सिर हिलाया, लेकिन तभी उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। पूरा कमरा चुप हो गया। अनन्या ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। आरोही, क्या हुआ? प्लीज हमें बता दो। आरोही ने कांपते हुए होंठ खोले। मैं मां बनने वाली हूं। पूरा कमरा जैसे थम गया। विक्रम की आंखें फैल गईं। अनन्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या क्या कहा तुमने? विक्रम की आवाज जैसे कहीं दूर से आई। आरोही की आंखें अब खुलकर रो रही थीं। हाँ, लेकिन ये बच्चा किसी को पता नहीं होना चाहिए। अनन्या ने उसकी बांह पकड़ ली। क्यों? आखिर क्यों आरोही? सच बताओ, किसका है ये बच्चा? आरोही ने नजरें झुका लीं। कमरे में खामोशी गहरी होती गई, हवा तक रुक गई थी। विक्रम ने धीरे से उसकी ठोड़ी उठाई, उसकी आंखों में देखा। बताओ आरोही, क्या वो मैं हूं या कोई और? आरोही के होंठ खुले, पर आवाज नहीं निकली। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर सच बाहर आया तो सब बर्बाद हो जाएगा। उस रात अनन्या सो नहीं पाई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कहीं न कहीं उसे महसूस हो रहा था कि ये कहानी सिर्फ आरोही की प्रेगनेंसी की नहीं, बल्कि किसी गहरे, खतरनाक रहस्य की है। विक्रम बाहर गार्डन में खड़ा था, हाथ में सिगरेट लिए, आसमान की तरफ देखता हुआ। उसकी आंखों में दर्द और गुस्से का मिला जुला समंदर था। तभी पीछे से अनन्या आई, उसके कंधे पर हाथ रखा। विक्रम, उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। हमें मिलकर यह समझना होगा कि आरोही के साथ आखिर हुआ क्या है। विक्रम ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में ठहराव था। अगर यह सब मेरी वजह से हुआ है, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा अनन्या, लेकिन अगर इसमें कोई और है, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन सुबह शहर में एक हलचल थी। अखबारों में खबर छपी थी कि एक बड़े बिजनेसमैन का एक्सीडेंट हो गया है, और लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे थे कि ये सब उस रात हुई पार्टी से जुड़ा हुआ है, वही पार्टी जिसमें आरोही भी मौजूद थी। अनन्या ने अखबार पढ़कर सिर उठाया, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था।
विक्रम, उसने कांपती आवाज में कहा, यह हादसा नहीं है, ये कोई इशारा है। विक्रम ने अखबार हाथ से लिया, आंखें सिकोड़कर पढ़ा, फिर धीरे से बोला, अब हमें सच का सामना करना ही होगा। और उसी वक्त आरोही अपने कमरे में बैठी कांप रही थी। उसने अलमारी से एक पुराना लिफाफा निकाला जिसमें कुछ तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों में वो थी, लेकिन उसके साथ खड़ा वो शख्स जो अब इस दुनिया में नहीं था, उसकी रूह को भी हिला गया। अब सब खत्म। उसने कांपते हाथों से तस्वीरें फाड़ डाली, लेकिन एक तस्वीर हवा में उड़कर कमरे के बाहर गिर गई, ठीक अनन्या के पैरों के पास। अनन्या ने तस्वीर उठाई और जैसे ही उस पर नजर डाली, उसकी सांसें थम गईं। विक्रम का गुस्सा अब हदें पार कर चुका था। वह अपने कमरे में अकेला खड़ा शीशे में खुद को देख रहा था, मानो अपनी ही परछाई से सवाल कर रहा हो, तूने आखिर किया क्या विक्रम? अनन्या को खो दिया? और आरोही? वहीं दूसरी तरफ अनन्या अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसके आंसू तकिए में भीगते जा रहे थे। उसका दिल बार बार वही सवाल पूछ रहा था, क्या सच में विक्रम ने मेरे साथ धोखा किया, या इसके पीछे कोई और सच छुपा है? उसी समय आरोही अपने कमरे में बैठी पेट पर हाथ रखकर फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने फ़ोन उठाया और किसी अनजान नंबर पर कॉल किया। हेलो, मुझे अब ये सब और नहीं करना, मैं अब और झूठ नहीं जी सकती। फ़ोन के उस पार से एक ठंडी आवाज़ आई, याद रख आरोही, अगर सच बाहर आया तो न सिर्फ तुम्हारी इज्जत खत्म होगी, बल्कि अनन्या की जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। आरोही ने कांपती आवाज़ में कहा, लेकिन ये बच्चा किसका है? ये सवाल सब पूछेंगे, मैं कैसे जवाब दूंगी? फ़ोन कट गया और कमरे में मौत सी खामोशी छा गई। अगली सुबह पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा था। विक्रम ने तय किया कि अब चुप रहना मुमकिन नहीं। वो सीधे अनन्या के कमरे में गया, दरवाज़ा धक्का देकर खोला। अनन्या, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम जो सोच रही हो वो सच नहीं है। अनन्या ने लाल आंखों से उसकी ओर देखा, तो क्या सच है विक्रम? ये कि मेरी बहन के कमरे में आधी रात को सिर्फ बातें करने जाते हो, या फिर कुछ और? विक्रम ने अनन्या की आंखों में देखकर कहा, आरोही को कोई ब्लैकमेल कर रहा है और मैं बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। अनन्या हतप्रभ रह गई। ब्लैकमेल? लेकिन किस लिए? विक्रम कुछ कहने ही वाला था कि तभी सीढ़ियों से गिरने की जोरदार आवाज आई। सब दौड़े और देखा कि आरोही बेहोश पड़ी थी, उसके सिर से खून बह रहा था। डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी। आरोही प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी हालत अभी नाजुक है। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने विक्रम की तरफ देखा, ये सब क्या सच में? विक्रम ने जोर से कहा, नहीं अनन्या, मैं कसम खाता हूं, इस बच्चे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आरोही होश में आने के बाद फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों में डर, दर्द और गहरा राज साफ झलक रहा था। अनन्या दी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं मजबूर थी। अनन्या ने कांपते हुए पूछा, कौन है वो? किसका बच्चा है ये? आरोही ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी बाहर से किसी की भारी आवाज गूंजी। अगर ये राज बाहर आया तो सिर्फ ये घर नहीं, पूरी दुनिया जल जाएगी। विक्रम और अनन्या दोनों एक साथ बाहर भागे, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक काली कार दूर जाती हुई दिखी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर कदम पर रहस्य, डर और दर्द की परतें गहराती जा रही थीं। अनन्या को अब यकीन हो चुका था कि ये सिर्फ पारिवारिक मामला नहीं, बल्कि कोई गहरी साजिश चल रही है। और विक्रम, वो जानता था कि अगर उसने सच को उजागर नहीं किया तो न सिर्फ आरोही की, बल्कि अनन्या की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। रात का सन्नाटा पूरे महलनुमा घर में गूंज रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी, खिड़कियों से आती सीटी जैसी आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। आरोही बेहोशी से धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसकी आंखें खुलते ही उसने अनन्या को अपने सामने देखा, जिसकी आंखें सूजी हुई थीं, मगर उनमें गुस्सा और दर्द दोनों थे। आरोही, अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, अब और झूठ नहीं, बता, ये सब क्या हो रहा है? किसका बच्चा है ये? आरोही के होंठ कांप रहे थे। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। दी, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, मुझे धमकाया गया। दी, वो लोग सब बर्बाद कर देते अगर मैंने। विक्रम कमरे में आया और बोला, कौन धमका रहा है? आरोही, नाम बता, वरना देर हो जाएगी। आरोही ने कांपती आवाज में कहा, वो कबीर। कबीर? अनन्या और विक्रम ने एक साथ चौंक कर पूछा। आरोही ने सिर झुका लिया, हाँ कबीर, तुम्हारे बिजनेस पार्टनर का बेटा। दी, वो मुझे कॉलेज से ही परेशान करता था, कहता था कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरी तस्वीरें वायरल कर देगा। उस दिन उसने मुझे नशा पिलाया और। अनन्या की आंखों में खून उतर आया। तूने मुझे बताया क्यों नहीं आरोही? आरोही फूट फूट कर रो पड़ी, डर के मारे। दी, अगर ये बात बाहर जाती तो पापा हार्ट अटैक से। विक्रम ने मुठियां भींच ली। उसकी आंखों में खून उतर आया। कबीर, वो दांत पीसते हुए बोला, अब उसे मैं खत्म करूंगा। इसी बीच बाहर से गाड़ियों की आवाज आई। घर के गेट पर किसी ने जोर जोर से हॉर्न बजाया।
अनन्या खिड़की से झांकती है, काली गाड़ी, वही जो कुछ घंटों पहले घर के बाहर से गुजरी थी। विक्रम नीचे भागा, लेकिन तब तक गाड़ी तेजी से दूर निकल गई। उसके टायरों से उड़ती धूल में बस डर और गुस्से की गंध रह गई। घर का माहौल भारी था। अनन्या ने चुपचाप नाश्ते की टेबल सजाई, लेकिन किसी ने कुछ खाया नहीं। पापा के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। तभी अखबार आया और पहले पन्ने पर एक धमाकेदार हेडलाइन, बिजनेस टाइकून की छोटी बेटी प्रेग्नेंट, सोशल मीडिया पर मचा बवाल। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। पापा की आंखें आंसुओं से भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये किसने किया? आरोही की सांसें अटक गईं। वो कुर्सी से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अनन्या ने उसका हाथ थामा, लेकिन खुद भी कांप रही थी। विक्रम ने अखबार को टुकड़ों में फाड़ दिया। ये कबीर का काम है, अब वो खुलेआम हमें धमका रहा। विक्रम सीधे कबीर के घर पहुंचा। वहां पार्टी चल रही थी, शराब और संगीत का शोर गूंज रहा था। कबीर सोने की चेन पहने, हाथ में गिलास लिए, सोफे पर बैठा था। विक्रम ने उसे कॉलर से पकड़ा और दीवार से दे मारा। कबीर, तूने मेरी साली की जिंदगी तबाह कर दी। कबीर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अरे विक्रम भाई, जिंदगी तबाह तो अभी हुई नहीं है, लेकिन कर सकता हूं। अनन्या को बोल चुप रहे, वरना अगले हफ्ते पूरी दुनिया को सच्चाई पता चल जाएगी। विक्रम ने गुस्से में उसकी कॉलर छोड़ दी। अगर तूने दोबारा मेरी फैमिली को छुआ भी तो मैं तेरी जान ले लूंगा। कबीर हंसा, जान लोगे? विक्रम, ये खेल तू नहीं समझता। ये पावर का खेल है, और पावर हमेशा पैसों के पास होती है। घर लौटकर विक्रम ने अनन्या को सब बताया। अनन्या का दिल टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ गुस्सा था। विक्रम, ये लड़ाई अब सिर्फ आरोही की नहीं, हमारी इज्जत की भी है। हम इस कबीर को उसके घुटनों पर झुकाएंगे। विक्रम ने कहा, तैयार हो जाओ अनन्या, अब ये जंग आसान नहीं होगी। कुछ दिन बाद आरोही की प्रेगनेंसी की खबर और भी फैल गई। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग आरोही को गलत ठहराने लगे, तो कुछ विक्रम और अनन्या के रिश्ते पर उंगली उठाने लगे। आरोही चुपचाप कमरे में बैठी रहती, बस खिड़की से आसमान को देखती, जैसे किसी राहत की तलाश में हो। एक रात जब पूरा घर सो चुका था, आरोही ने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। वो बगीचे में खड़ी होकर फोन पर किसी से बात कर रही थी। मुझे अब और नहीं जीना, उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। सब खत्म हो चुका है, मुझे अब कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी पीछे से अनन्या की आवाज़ आई, आरोही। आरोही चौंक गई। अनन्या ने उसे कसकर गले लगा लिया। तो अकेली नहीं है आरोही, चाहे कुछ भी हो, हम इस लड़ाई को साथ मिलकर जीतेंगे। कहानी अब ऐसे मोड़ पर थी जहां हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। कबीर का जाल चारों तरफ फैल चुका था। मीडिया, पुलिस, यहाँ तक कि कुछ पुराने दोस्त भी अब उसके पैसे के गुलाम बन चुके थे। विक्रम और अनन्या अब साथ मिलकर सबूत जुटाने लगे। उन्होंने कबीर के खिलाफ पुराने कॉल रिकॉर्ड, वीडियो और तस्वीरें इकट्ठा करनी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि वो जीतने के करीब हैं, उन्हें एक गुमनाम चिट्ठी मिली। अगर सच बाहर आया तो अनन्या की जान आरोही अपने